रूरल कोरोना वॉलंटियर्स कह के एक 7 बंदियां दा ग्रुप हर पिंड दे विच बनाया जाए और 7 मैंबर दा ग्रुप अपने पिंडां दे विच घुमे और इहदे विच उन्हां नूं एम्फसाइज करना चाहिए टेस्ट करो जैसे मैं तुहानूं दस्सिया जिथे फिर अगर कोई पॉजिटिव निकलिया वो किहनूं मिलिया उन्होंने ट्रेस करो कि जाके देखो कि किहनूं मिलिया उन्होंने भी टेस्ट करो और फिर जेड़े कोविड पॉजिटिव ने ट्रीट करो 3 T's टेस्ट ट्रेस एंड ट्रीट ये चीज़ां अगर आप कर सकिए तो तुसीं देखो ये अपने पिंड और मोहल्लियां च कंट्रोल आ सकती है। राष्ट्र नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका दमदार समाचार लगातार में। रुख कर लेते हैं खबरों का। दिल्ली के मंडोली जेल में बंद पहलवान सुशील कुमार की सुरक्षा को लेकर तिहाड़ जेल प्रशासन हरकत में आया है। मंडोली जिले में सुशील को विरोध गैंगस्टर लाइसेंस तिहाड़ जेल नंबर 1 में हाई सुरक्षा वार्ड में शिफ्ट किया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन सुशील के विरोधी एक अन्य गैंगस्टर संपत नेहरा जो फिलहाल मंडोली जेल नंबर 15 के वार्ड नंबर 4 में बंद है, उसको भी कल मंडोली से तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया गया है। तिहाड़ जेल प्रशासन ने सुशील कुमार की सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया है। बता दें कि मकोका के तहत जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और संपत नेहरा हाल ही में मंडोली जेल नंबर 15 के वार्ड नंबर 4 में शिफ्ट हुए थे। इसी मंडोली जेल नंबर 15 के सेल नंबर 1 में सुशील बंद है। सुशील की सुरक्षा के मद्देनजर 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे के जरिए निगरानी की जा रही है। पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी 24 घंटे सुशील के वार्ड के पास सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। बता दें कि सागर पहलवान हत्याकांड के बाद से लॉरेंस बिश्नोई, संपत नेहरा, काला जठेड़ी जैसे गैंगस्टर सुशील की जान के पीछे लगे हुए हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर और केंद्र सरकार इन दिनों आमने सामने है। पहले आईटी के नए नियमों को लेकर ट्विटर पर सरकार के बीच विवाद हुआ और उसके बाद उपराष्ट्रपति समेत कई आरएसएस के नेताओं ने अकाउंट से ब्लू टिक हटने को लेकर केंद्र ने ट्विटर से आपत्ति जताई है। अब इन विवादों को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर तंज कसते हुए निशाना साधा। राहुल गांधी ने आज ट्वीट किया है कि ब्लू टिक के लिए मोदी सरकार लड़ रही है, कोविड टीका चाहिए तो आत्मनिर्भर बनो। अपने इस ट्वीट के साथ उन्होंने हैशटैग में लिखा है प्राथमिकता। आपको बता दें कि राहुल गांधी के ये ट्वीट केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय द्वारा नए आईटी नियमों का पालन न करने पर ट्विटर को अपना अंतिम नोटिस भेजे जाने के बाद आया है। सरकार ने अमेरिका स्थित मुख्यालय वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मानदंडों का पालन करने में विफल रहने पर फिर से दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी है। उधर कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों के बीच मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने रविवार को कहा है कि जब तक बीजेपी आलाकमान को उन पर भरोसा है तब तक वह मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे और उन्हें इसके बारे में कोई भ्रम नहीं है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि वह इस बात से सहमत नहीं होंगे कि राज्य बीजेपी में उनकी जगह लेने के लिए कोई वैकल्पिक नेता नहीं था। दरअसल मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने सीएम बदले जाने के प्रयासों पर एक सवाल के जवाब में कहा कि जब तक दिल्ली आलाकमान को मुझ पर भरोसा है मैं मुख्यमंत्री बना रहूंगा। जिस दिन वे कहेंगे कि वे मुझे नहीं चाहते मैं इस्तीफा दे दूंगा और राज्य के विकास के लिए दिन रात काम करूंगा। दरअसल राज्य के पर्यटन मंत्री सीपी योगेश्वर और हुबली धारवाड़ पश्चिम से विधायक अरविंद बेलाड़ ने हाल ही में दिल्ली की यात्रा की थी और कथित तौर पर आलाकमान से मिलकर येदियुरप्पा के कार्यप्रणाली के खिलाफ कुछ विधायकों की भावनाओं से अवगत भी कराया था। वहीं आलाकमान से इन नेताओं को मुलाकात ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन की हवा को बल दिया था। तो देश में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान हर रोज लगभग 4000 लोगों की मौतें हुई हैं, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है। वहीं भोपाल में शमशान घाट के कर्मचारी के मुताबिक पिछले 71 दिनों में करीब 3500 लोगों को दाह संस्कार शमशान घाट के अंदर हुआ है, जिसमें से करीब 2800 दाह संस्कार कोरोना संक्रमित को हुए हैं। हालांकि सरकारी आंकड़ों में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा कम है, जिस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सफाई दी है। उनका कहना है कि जिन लोगों की सामान्य तौर पर भी मौत हो रही है उनका भी अंतिम संस्कार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हुआ है, जिसके कारण मौत का आंकड़ा ज्यादा बताया जा रहा है। हालांकि जो सरकारी आंकड़े हैं वो सही हैं।
यहाँ बजबदा विश्रांगण 27 मार्च से तो आज कल तक यानी कि 5 मई जून तक करीबन 3500 संस्कार हो चुके हैं। कोविड की वार्डी इसमें 2800 कोविड कोरोना की वार्डी है, बाकी नॉर्मल वार्डी है। मुझे देखिए, दो बातें, पहले भी हम इस बात को इंगित कर चुके हैं, क्योंकि कोरोना का संक्रमण ना फैले और उसमें किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इसलिए ये निर्देशित किया गया था कि जो कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों की दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है या सस्पिशियस है, उस समय पर जिनके भी शव आए कहीं उनमें कोरोना ना रहा हो, इसलिए कोरोना के प्रोटोकॉल के हिसाब से ही उनका अंतिम संस्कार किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कि सभी कोरोना पॉजिटिव थे, ये सरकार के निर्देश थे कि वो संक्रमण ना फैल जाए। उस समय ये बात को सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक था कि किसी भी तरह संक्रमण नहीं फैलना चाहिए, इसलिए जो सस्पिशियस था, जो सस्पेक्टेड था, उनको भी कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से ही अंत्येष्टि की गई। इसलिए इस आंकड़ों की आप जो बात कर रहे हैं ये है, पर जो अस्पतालों से या सरकार। तो उधर जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आतंकियों ने सेना पर हमला किया है। इस बार आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले को निशाना बनाया है। इस हमले में कुछ स्थानीय लोग भी घायल हो गए हैं। हालांकि गनीमत रही कि हमले के कारण किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। आतंकियों की ओर से पुलवामा के इतराल में ग्रेनेड से सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया गया। इस हमले में 7 स्थानीय लोग घायल हो गए हैं। घायल लोगों को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। एक घायल व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे श्रीनगर रेफर किया गया है। घटना को लेकर सीआरपीएफ का कहना है कि पुलवामा के इतराल में बस स्टैंड पर सीआरपीएफ नाका पार्टी पर आतंकियों के जरिए ग्रेनेड फेंका गया। इस घटना में 7 नागरिक घायल हो गए हैं। वहीं किसी जवान को इस दौरान कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। जानकारी के मुताबिक आतंकियों की ओर से सीआरपीएफ की गाड़ी को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका गया था, लेकिन ग्रेनेड निशाने से हटकर सड़क पर जाकर गिरा, वहीं जिसके कारण सड़क पर चल रहे 7 आम नागरिकों की चोटें आई हैं। पूर्वी लद्दाख के पैंगोंग झील क्षेत्र में हाड़ कपा देने वाली ठंड में भारतीय सैनिकों से भिड़ने आने चीनी सैनिकों को उल्टे पांव वापस लौटना पड़ा। पूर्वी लद्दाख सेक्टर स्थित एलएसी के आसपास बड़ी संख्या में चीन ने अपने सैनिकों की तैनाती की थी, लेकिन इलाके में पड़ रही अत्यधिक ठंड की स्थिति का सामना करने में सैनिक सक्षम नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के 90% जवान वापस लौट गए हैं, वहीं उनकी जगह दूसरे जवानों को तैनात किया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पिछले 1 साल से वहां तैनात सैनिकों को बदला है और उनकी जगह नए सैनिकों को तैनात किया है। इलाके में पड़ती कड़ाके की ठंड की वजह से उनके करीब 90% सैनिकों को रोटेट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सैनिकों का रोटेशन ज्यादा ठंड और अन्य संबंधित परेशानियों की वजह से हुई है। सूत्रों की माने तो ड्रैगन के सैनिकों में इतनी ठंड झेल पाने की स्थिति ही नहीं है। कड़कड़ाती ठंड के कारण चीनी सेना बुरी तरह प्रभावित हुई है और खबर के मुताबिक पैंगोंग झील क्षेत्र में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती की गई दौरान चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले चौकियों पर रोजाना बदला जा रहा था और इससे भी उनकी आवाजाही बहुत प्रतिबंधित हुई थी। उत्तर पश्चिम अफगानिस्तान में सड़क किनारे हुए बम विस्फोट की चपेट में एक मिनी यात्री बस आ गई है और उसमें सवार कम से कम 11 यात्रियों की मौत हो गई है, जिनमें से 3 बच्चे भी शामिल हैं। बादगीस प्रांत के गवर्नर हिशामुद्दीन शम्स ने रविवार को बताया है कि विस्फोट की वजह से मिनी बस शनिवार को घाटी में गिर गई। उन्होंने कहा है कि बचावकर्ता अब भी घाटी में शवों की तलाश कर रहे हैं। विस्फोट की तत्काल जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन प्रांतीय सरकार ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के वास्ते बम रखने के लिए तालिबान पर आरोप लगाया है। तालिबान की ओर से फौरन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उत्तर फरयाब प्रांत में अधिकारियों ने रविवार को बताया है कि 1 हफ्ते में लड़ाई के बाद कैसर जिले पर तालिबानी लड़ाकों का नियंत्रण स्थापित हो गया है। तो बॉम्बे हाईकोर्ट में लूडो गेम को लेकर एक याचिका दायर की गई। याचिका में मांग की गई कि इस गेम को कौशल के बजाय किस्मत का खेल घोषित किया जाए। इसमें लोग दांव पर पैसे लगा रहे हैं, जो कि सट्टेबाजी या जुआ जैसा है, जिस पर अब हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर एक याचिका में लूडो सुप्रीम नामक गेम एप्लीकेशन के निर्माताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी और इस याचिका को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के केशव मुले ने दायर किया है। याचिका में मोबाइल ऐप से जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। एमएनएस नेता मुले का तर्क था कि महाराष्ट्र जुआ रोकथाम
अधिनियम के प्रावधान इस गेम पर लागू होते हैं। यदि इसके जरिए दांव लगाया जा रहा है, उनकी याचिका में कहा गया है कि लूडो को केवल कौशल का खेल नहीं माना जा सकता, बल्कि यह मौके का खेल है। बता दें कि मुले ने शुरुआत में मोबाइल ऐप कंपनी के खिलाफ एक पुलिस स्टेशन का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन तब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया था। गंगानगर में ड्यूटी के दौरान हुए बम विस्फोट में जिला श्री मुक्तसर साहिब का एक जवान शहीद हो गया है। शहादत के बाद से गांव में शोक का लहर दौड़ गई है। शहीद का अंतिम संस्कार गांव गुडागुजर में आधिकारिक सम्मान के साथ किया गया। सेना के अधिकारियों ने भी जवान को सलाम किया। ये जो मेरा जवान था, ये शेरदिल बटालियन का शेर था, जिसको शेर बोलते हैं, वो शेर था। और इसने इतना इसके अंदर हौसला और इतना तकड़ा लड़का था, भी छोड़ दो, ये मेरा स्नैपर का सबसे बेस्ट लड़का था। और इसने लास्ट में जब ये कांड हो गया ब्लास्ट होने के बाद, और इसको पूछते रहे, ये बोलता रहा कि मैं शेरदिल बटालियन का शेर हूँ, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। तो ये घटना हमारे महाजन रेंज में फायर के लिए मतलब कि बटालियन का जो एक्सरसाइज चलती है, लड़ाई को मद्देनजर रखते हुए उस समय हुई थी। तो वो मतलब कि कोई पहले ही था, कोई पता नहीं है क्या था, वो ब्लास्ट होने के कारण ये घटना हो गई। तो कहना कि ਵੀਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ। ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਐਦਾਂ ਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੀਓ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਆਫੀਸਰ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ ਜਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਵੀ ਸਰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜਾ ਕੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਈਨਸ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਾਓ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਦੈਟ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਦੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਬ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੂਆ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਚੱਲ ਆਹ ਦੱਸਦੇ ਗਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਆ। ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ ਇਹ? गंगानगर सी। जम्मू कश्मीर में कोरोना के खिलाफ लड़ी जा रही जंग में स्वास्थ्य कर्मी सबसे आगे हैं और वैक्सीन का काम पूरा करने के लिए हर मुश्किल को पार कर रहे हैं। 2 महीने पहले जहां दक्षिण कश्मीर कोरोना के एपिसेंटर बना हुआ था, वहीं आज दक्षिण कश्मीर के चारों जिलों पुलवामा, शोपियो, अनंतनाग और कुलगाम में कोरोना के फैलाव पर लगाम लग चुकी है। इसका श्रेय उन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों को जाता है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्य सचिव बने डॉक्टर अरुण कुमार ने पूरे प्रदेश के 20 जिलों में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों में 100% टीकाकरण को 30 जून तक पूरा करने का लक्ष्य दिया है, जिसको पूरा करने में स्वास्थ्य कर्मी लगातार जुटे हुए हैं। गर्मी में हम यहाँ आ जाते हैं, जहाँ हमारी ज़मीन है ये मटन कीरबाल में, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग में, तो हमको 2 महीने यहाँ आए हो गए। आज पहली बार डॉक्टरों की टीम आई है, हम उनका बहुत करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं। उन्होंने हमको सबको वैक्सीन की है, इसका हम उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। अब यहाँ पहाड़ी पर रह रहे हैं? हम यहाँ पहाड़ी पर रह रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट जेल के साथ में। अच्छा। जी जी, शुक्रिया, थैंक यू। नाम बताइए और ये बताइए कहाँ से हैं आप और कितने लोग आपके साथ हैं, और आज यहाँ पे एक मेडिकल टीम आया हो, उन्होंने कैसा व्यवहार किया और वैक्सीन लगवाया, आपको कैसी खुशी हो रही है आपको? जी सर, मेरा नाम मुमताज़ अहमद है, मैं हम मानसर में रहते हैं, तहसील मजालता में। तो गर्मी के मौसम में हम यहाँ कश्मीर चले आते हैं भेड़ बकरियाँ पालने के लिए। तो 2 महीने से हम यहाँ रह रहे हैं, इस वजह आज हमारी एक डॉक्टरों की टीम है, उन्होंने हमारे साथ अच्छा सलूक किया और हम सबों को वैक्सीन की। कितने डेरे हैं यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? यहाँ बस भेड़ें बकरी चरा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ आ रहे हैं। 5-10 डेरे हैं हमारे यहाँ, तो इसी वजह से हम यहाँ से। वैक्सीन लगवाया तो आप अभी खुश हैं कि यार इतने दूर चल के आए हैं, इस पहाड़ी पर आए हैं डॉक्टरों की टीम? हम उत्तर प्रदेश में रामपुर जिले के टांडा के टंडोला मोहल्ले में विशेष वर्ग के लोगों ने अपने घरों पर यह लिख दिया है कि यह घर बिकाऊ है। जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है। पुलिस का कहना है कि रामपुर के टांडा थाना क्षेत्र के टंडोला मोहल्ले में 28 मई को भीड़ लगाकर एक घर में कैरम खेलने को लेकर 2 समुदायों के बीच विवाद और मारपीट हो गई थी, जिसमें पुलिस ने 3 लोगों को शांति भंग में चालान कर दिया था और जिसके बाद पीड़ित पक्ष ने पुलिस पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई न कर अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई का आरोप लगाया था। इसके बाद करीब 10 से 12 घरों पर लोगों ने घर बिकाऊ है लिख दिया और इसके बाद रविवार को इन लोगों ने चेतावनी दी कि यदि दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो वो घर बेचकर पलायन कर लेंगे।
सूचना पर सीओ स्वार मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाया। अब पुलिस दोबारा तहरीर ले रही है और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। अभी हम लोग मंडोला मोहल्ले में और हमारी सभी जो यहाँ ग्रामीण हैं सबसे बात हुई है और सभी ने ये बताया कि एक परिवार ऐसा है जो कि कुछ समुदाय को परेशान कर रहा है और घटना ये हुई थी कि 28 तारीख को कैरम बोर्ड खेलते समय कुछ विवाद हुआ था। उसमें एफआईआर भी कराई गई थी। उसमें कार्रवाई न होने से कुछ लोग असंतुष्ट थे और इस कारण से ये समस्या उत्पन्न हुई। आज हम सीओ साहब और हम दोनों आए हैं, मौके पर आए थे और ये सुनिश्चित किया गया और आश्वासन भी दिया गया कि जो भी दोषी हैं इनमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी। आप संतुष्ट रहें और उन्होंने यूपी के हापुड़ में नाबालिग से रेप करने के आरोपी को सजा देने के बजाय पंचायत ने पीड़ित को ही गांव छोड़ने का तुगलकी फरमान जारी कर दिया। बेटी के पिता ने कार्रवाई के लिए एसपी ऑफिस में शिकायत की, जिसके बाद गढ़ कोतवाल ने पीड़ित परिवार को थाने बुलाकर आरोपी के खिलाफ तत्काल रिपोर्ट दर्ज की। गढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव में एक गरीब परिवार के 15 साल की बेटी के साथ गांव निवासी दबंग युवक महीनों से रेप कर रहा था। पीड़ित पिता ने बताया कि वह चोरी से अपनी बेटी को अस्पताल से लेकर मेरठ भाग गए, जहां से हापुड़ पहुंचकर उसने एसपी से शिकायत की। एसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद घर पहुंचा, जहां रात में दबंगों ने पंचायत की और जिसमें उस पर दबाव बनाया गया कि बेटी का गर्भपात करा दें और उसने मना करने पर उसे गांव छोड़ने का फरमान जारी कर दिया, जिसे सुनकर उसकी पत्नी को दिल का दौरा पड़ गया, लेकिन दबंगों को कोई दया नहीं आई। थाना गढ़मुक्तेश्वर में एक नाबालिग पीड़िता ने तहरीर दी कि उसके पड़ोसी लड़के ने शादी का झांसा देकर संबंध बनाए, जिससे वह गर्भवती हो गई। तहरीर प्राप्त होते ही अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता कोरोना मामलों में सुस्ती को देखते हुए सोमवार से महाराष्ट्र में लॉकडाउन में ढील दी जा रही है, यानी बाकी राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी धीरे धीरे खुलने वाला है। महाराष्ट्र की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से लगातार कोरोना के मामले अब कम हो रहे हैं, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रविवार को स्पेशल मीटिंग की है। जूम मीटिंग के जरिए सीएम उद्धव ठाकरे शूटिंग शुरू करने को लेकर चर्चा की। बैठक में सीएम उद्धव ने यहां स्पष्ट किया है कि रेगुलर शूटिंग फिलहाल शुरू नहीं की जा सकती। फिलहाल कुछ शूटिंग तय समय में बायो बबल्स के साथ, जैसे मुंबई अनलॉक में प्रस्तावित है, उसके हिसाब से ही होगी। मुंबई लेवल 3 में आती है और शूटिंग की अनुमति सीमित समय, कम लोगों और बायो बबल्स के साथ ही दी जाएगी। वहीं बैठक में कहा गया कि एपिसोड पूरा करने के लिए रेगुलर शूटिंग की टाइमिंग 12 घंटे और नियमों से टीवी सीरियल्स के टेलीकास्ट पर असर पड़ेगा। इसलिए अपील की गई है कि सुबह के 7 से शाम के 7 बजे तक शूटिंग शिफ्ट की अनुमति दी जाएगी। हालांकि यह अपील अभी सीएम उद्धव के पास लंबित है। उत्तर प्रदेश सरकार ने रविवार को लॉकडाउन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के 71 जिलों में सोमवार से लॉकडाउन की पाबंदियां हटाने का फैसला लिया है। मेरठ, सहारनपुर और गोरखपुर को छोड़कर सभी जिलों से कोविड कर्फ्यू हटा लिया गया है। यूपी के अपर मुख्य सचिव नवनीत सहगल ने कहा है कि इन 3 जिलों में कर्फ्यू में ढील नहीं दी गई है, क्योंकि यहां सक्रिय मामलों 600 से अधिक हैं और इससे पहले शनिवार को यूपी सरकार ने 7 जून से बरेली और बुलंदशहर जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का फैसला किया था। इस फैसले के तहत वहां दुकानों और बाजारों को सप्ताह में 5 दिन खोलने की अनुमति मिली थी। कोविड-19 की दूसरी लहर को देखते हुए कई हफ्तों के प्रतिबंधों को लागू होने के बाद यह फैसला लिया गया है। कोविड मामलों में एक महत्वपूर्ण गिरावट के बीच राज्य में अनलॉकिंग प्रक्रिया 1 जून से शुरू की हुई। वहीं 600 से कम सक्रिय कोरोना वायरस मामलों में जिलों में कोविड-19 प्रतिबंधों में ढील दी गई है। तो यूपी के 71 जिलों में लॉकडाउन की पाबंदियां हटा दी गई हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोरोना के मामले कम आ रहे हैं, उसको लेकर के ये बड़ा फैसला लिया गया है। भिवानी में सिरसा घोगड़ा गांव के स्वास्थ्य सब सेंटर में एक्सपायरी डेट की दवाइयों के साथ नॉन एक्सपायरी डेट की दवाइयों को नष्ट करने का मामला सामने आया है। आरोपी है कि सब सेंटर का स्टाफ ने दवाइयों को ग्रामीण में वितरित करने के बजाय उन्हें आग के हवाले कर दिया। जब आग लगाई उसके बाद ग्रामीणों ने इसकी वीडियो बनाकर वायरल कर दी। वहीं वायरल वीडियो सीएमओ तक पहुंची तो जांच शुरू की गई। जांच कमेटी ने दवाइयां बरामद की हैं जो बिना एक्सपायरी डेट की थी। मामला 4 तारीख की रात को डॉक्टर सीएमओ भिवानी के द्वारा सूचना दी गई कि सिरसा घोगड़ा में कोई दवाइयाँ जलाई गई हैं, उसकी वीडियो प्राप्त हुई है।
उसके बेसिस पे सिविल सर्जन भिवानी ने संज्ञान लेते हुए एक रैपिड रिस्पांस टीम का गठन किया गया, जिसमें डॉक्टर राकेश खट्टर उप सिविल सर्जन एम, डॉक्टर परवीन डिप्टी सर्जन NHM, अशोक सांगवान PHM और सतीश बंसल MPHS बामला को शामिल किया गया और तुरंत वहां पर। मध्य प्रदेश में 5 से अधिक मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल खत्म नहीं होगी। जूडा ने कहा है कि हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। हमारी मांगों को लेकर लिखित ऑर्डर सरकार की ओर से नहीं मिला है। हम काम पर लौटना चाहते हैं, लेकिन जब तक मंत्री जी अपना वादा नहीं निभाते हड़ताल जारी रहेगी। दरअसल रविवार सुबह जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से सरकार को बातचीत कर मामले का हल निकालने के लिए वीडियो जारी कर अनुरोध किया गया था। इस पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा था कि जूडा को हाईकोर्ट का सम्मान कर हड़ताल वापस लेना चाहिए। उन्होंने मांगों को लेकर भी अपनी बात कही थी। शाम 4 बजे जूनियर डॉक्टर मंत्री विश्वास सारंग के बंगले पर मिलने पहुंचे, लेकिन मंत्री बंगले पर नहीं थे। इसके बाद वे आए और जूडा पदाधिकारियों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी मांग मान ली गई है। वहीं जब जूडा ने मंत्री से कहा कि हमें लिखित ऑर्डर दीजिए, तो वे बोले कि हठधर्मिता छोड़कर काम पर लौटना चाहिए। इस पर जूडा संतुष्ट नहीं और उन्होंने हड़ताल जारी रखने का फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने एक कमेटी का गठन किया है। जूडा हड़ताल समाप्त कर उस कमेटी के साथ अपनी बातचीत कर सकता है और हमारे द्वार तो हर समय बातचीत के लिए खुले हैं। मैंने तो हर समय बात की है। सरकार तो जूडा की मांगे भी मान चुकी है, पर मुख्य मुद्दा यह है कि क्या हम हाईकोर्ट के निर्णय का पालन नहीं करेंगे? क्या हम हाईकोर्ट से और संविधान से ऊपर हो गए? इसलिए हमने पूरे मध्य प्रदेश में आज निर्णय लिया है कि हम लोग मास रेजिग्नेशन कर रहे हैं। हमने मास रेजिग्नेशन आज दे दिया है। अगर कल तक ये चीजें अगर सुलझाई नहीं गई तो सारे कॉलेज के जितने भी हमारे जो टीचर हैं, जो हमारे SR हैं, जो हमारे मेडिकल। देश में वैक्सीन कोरोना की दूसरी लहर थम गई है वैसे, और इस बीच गुजरात के वडोदरा से आज कुछ अच्छी तस्वीरें भी सामने आई हैं। दरअसल वडोदरा पुलिस कई जगहों में जाकर लोगों को वैक्सीन के बारे में जागरूक कर रही है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि वडोदरा में हम सब्जी बेचने वाले और श्रमिकों को वैक्सीन के बारे में जागरूक कर रहे हैं। वे जागरूक हो रहे हैं। हमने उनका पंजीकरण कर उन्हें वैक्सीन की डोज दिलाई है। विश्व में कोरोना महामारी फैल गई है। कई लाखों लोग संक्रमित हो गए और लाखों लोगों की मृत्यु हुई है। कोरोना के सामने लड़ने के 2 ही शस्त्र है, एक मास्क है और दूसरा वैक्सीनेशन। पूरे भारत भर में अब वैक्सीनेशन चल रहा है, पर खास तौर पे जो वेजिटेबल वेंडर है, स्लम विस्तार में जो श्रमिक है, वो इतने अवेयर नहीं है। तो पुलिस कमिश्नर वडोदरा सर डॉक्टर शमशेर सिंह साहब ने हम लोगों को प्रेरणा दी कि ऐसे विस्तार में जाओ और उन लोगों को प्रेरणा दो वैक्सीनेशन के लिए। इसलिए मैं मेरे सिटी पुलिस स्टेशन एरिया है, एरिया में जहाँ वेजिटेबल वेंडर है, खास तौर पे वोईवाड़ा विस्तार है, फतेहपुरा 4 रास्ता है, वहाँ मेरी पुलिस स्टेशन की C टीम को मैं लेके वहाँ पहुँचा और उनको वैक्सीनेशन के बारे में उन लोगों को जागरूक किया और समझाया कि भाई वैक्सीनेशन के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वो लोग भी मान गए और वही सर पर उनका रजिस्ट्रेशन करवा गया। और बाद में यहाँ बैंक रोड पे एक वैक्सीनेशन सेंटर है, कल्याण प्रसाद। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कोरोना महामारी की वजह से शादियों के सीजन में भी फूल बहुत कम बिक रहा है और जिसके चलते दुकानदार काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। उनका कहना है कि काम बिल्कुल नहीं है, शादियों के सीजन में भी कोई कारोबारी नहीं चल रहा है। उन्होंने बताया कि मजबूरी में दुकान खोलनी पड़ती है, घर पर कब तक बैठे रहेंगे। लॉकडाउन का पूरा ही असर पड़ा है सर। कोई मंडप की बुकिंग नहीं मिल पा रही है, गार्डन की या किसी चीज़ की, मकान की, गाड़ियों की कोई भी बुक नहीं है। यहाँ तक कि जयमाला की भी बुक नहीं है। 11 बजे तक दुकान खुलती है, उसमें भी जिसके हाथ लग के जयमाला मिल गया नहीं टाल है। बिना जयमाला के शादी हो? हाँ जी, बिना जयमाला की शादी हो रही है। पहले अनुमान क्या मिल जाता था ऑर्डर में? पहले सगले मंडपों की बुक मिल जाती थी, होटलों की बुक मिल जाती थी और तुम्हारे मकान की डेस्क मिल जाती थी, गाड़ी मिल जाती थी, दुल्हन के लिए बहुत चीज़ होती हैं, चादर वादर ये सब मिल जाती थी। अब तो खासकर कभी आज जयमाला बिक जाती है बस। कि सरकार की में से कोरोना की गाइडलाइन चल रही है, उस वजह से काफ़ी प्रभाव है, क्योंकि अब लॉकडाउन चल रहा है, काफ़ी कम सामान बिकता है। जैसे दिन में पहले साया होता था, काफ़ी ऑर्डर होते थे, गाड़ियाँ सज जाती थी 10-12 और जयमाला बिकती थी हमारी। ये चादर है
लड़की वाली इसी गल गजरे, कम से कम ये भी ऑर्डर हमारा 4-5 हज़ार का हो जाता था एक से ही, एक ग्राहक से ही। उसके बाद जो है अब से काफ़ी काम डाउन है, घर की सजावट बंद हो चुकी है बिल्कुल। महंगा बहुत हो जाता है। एयरपोर्ट पे से माल आ रहा है, दिल्ली से माल आने में यहाँ पे दुगने रेट का माल हो जाता है। कस्टमर है नहीं है, कस्टमर के शादियों का सीजन है लेकिन काम बिल्कुल नहीं है। शादियों के सीजन में इस प्रकार का नुकसान हो रहा है कि कोई कारोबार नहीं चल रहा है। इस टाइम हर आदमी सोचता है कि जिसकी भी दुकान खुली रखी है और पुलिस वाले आकर परेशान करते हैं, पैसे मांगते हैं, इसलिए कोई फ़ायदा नहीं है, काम में कोई नुकसान हो रहा है मजबूरी में। भारतीय तटरक्षक बल ने आज फिर एक बेहतरीन काम से अपनी हिम्मत दिखाई है। कोस्ट गार्ड में गंभीर मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति का सामना कर रहे हैं मर्चेंट शिप MT ALIM के कैप्टन को तेज हवाओं के बीच गोवा तट से एयरलिफ्ट किया गया। वहीं मरीज को गोवा के SMRC अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया है। भारतीय तटरक्षक बल के इस काम का अब वीडियो भी सामने आया है। भारतीय तटरक्षक बल की ओर से यह वीडियो जारी किया गया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैप्टन को समुद्र के बीचों बीच से हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट किया गया। इसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो घल्लूघरा दिवस को समर्पित शहीदों के पवित्र स्थान गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा श्री अखंड पाठ साहिब का भोग लगाया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब के प्रमुख ग्रंथी भाई हरपाल सिंह ने उद्घाटन प्रार्थना की और इस मौके पर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सदस्य करनैल सिंह पंजोली और अकाली दल फतेहगढ़ साहिब जिले के अध्यक्ष जगदेव सिंह चीमा समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गुरु के आवास पर जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। वाहिगुरू जी का खालसा ते वाहिगुरू जी की फतेह। अज 37 वरे पहला जो कांग्रेसी हुकूमत ने, इंदिरा गांधी की हुकूमत ने श्री अकाल तख्त साहब से अटैक करके, श्री हरिमंदर साहब से अटैक करके टैंकां नाल और भारतीय फौज जिस द्वारा ये सारे कार्य किए गए, अज 37 साल हो गए। सिख कौम ये जिहड़े काम ने ना भुलेगी ना ये भुलन जोग ने। मैं सिख कौम नूं ये बेनती भी करदा भी जिथे आपां अज दिहाड़े मना रहे हैं उत्थे जिहड़ियां पोलीटिकल पार्टियां ने काम कीते ने उन्हां नूं सबक बख्शे गुरु। और बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के औरई प्रखंड मुख्यालय के पास लोहिया चौक स्थित एक नर्सिंग होम के मालिक और पार्टनरशिप में विवाद हो गया। इसको लेकर 3 पार्टनर की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। एक का सिर फट गया तो 2 का हाथ टूटा और 2 लोगों को नाखून भी उखाड़ दिए गए। वहीं यह घटना शनिवार की बताई जा रही है। पीड़ितों की माने तो वहां अस्पताल में मौजूद कर्मी में तीनों पार्टनर को रूम में बंद कर रॉड से बेरहमी से पीटा गया। मामला जैसे शिफा हॉस्पिटल में हम पार्टनर हैं और हम विजिट करने अभी लॉकडाउन के कारण जो है सुबह सुबह निकलते हैं, 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाते हैं, 6 से 10 विजिट करते हैं, फिर मुजफ्फरपुर ऑफिस। और दिलीप जी बुलाएं कि आइए ऊपर आइए, हाँ गए ऊपर और गए, आगे उतरे, पीछे था ये रॉड से, पिस्टल के बेट से। नाखून उखाड़ने की बात आ रही है। नाखून उखाड़ दिया गया। क्या नाम है आपका? विकास तिवारी। इसलिए मारपीट हुआ। कोई वजह नहीं, अचानक मैंने बुला के बिहार की सत्ताधारी पार्टी जदयू के सीतामढ़ी विधानसभा प्रभारी गजनफर हुसैन ने अपने बिजनेस पार्टनर विकास तिवारी और उनके ड्राइवर गोलू चौधरी को लोहे की रॉड से बुरी तरह पीटा है। गजनफर हुसैन के इस काम में एक अन्य पार्टनर दिलीप साहू और कुछ गुर्गों ने साथ दिया है। पीटे गए दोनों शख्स की पूरी पेट पर रॉड के निशान हैं और पेट लाल हो गई है। इन आरोपियों ने गोलू की 2 उंगलियों और विकास की 1 उंगली के नाखून प्लास से खींच लिए हैं। स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर गोलू और विकास को औरई सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं
उनका इलाज चल रहा है। इधर औरई पुलिस ने गजनफर हुसैन और उसके पार्टनर दिलीप साहू को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में गजनफर हुसैन, दिलीप साहू, नीरज कुमार, महताब आलम और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी में अयोध्या के ग्राम पंचायत पिरखौली में प्राथमिक विद्यालय पिरखौली पर चल रहे कोविड-19 के वैक्सीनेशन का जिलाधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उप जिलाधिकारी समेत कई लोग भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने ग्रामीणों के उत्साह को देखते हुए प्रधान के आग्रह पर 7 जून को फिर से कैंप लगाने का आदेश दिया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी सोशल मीडिया पर अपने क्यूट अंदाज और बोल्ड अवतार को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। वहीं बीते साल से कोविड कॉल के दौरान सनी लियोनी और उनके पति डेनियल लोगों को मदद के लेकर के कई बार चर्चा में आए हैं। ऐसे में एक बार फिर दोनों लोगों की मदद को लेकर सुर्खियों में है। सनी लियोनी ने सोशल मीडिया पर अपना एक वीडियो शेयर किया है। वीडियो में सनी लियोनी अपने पति और कुछ और साथियों की मदद से जरूरतमंदों को फूड पैकेट्स बांटती दिख रही हैं। सनी लियोनी खुद मिनी ट्रक के अंदर मौजूद दिख रही हैं और फूड पैकेट्स को पति डेनियल को दे रही हैं, जो आगे जरूरतमंदों को बांट रहे हैं। खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां यूपी के गाजियाबाद में नवनियुक्त जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर पदभार संभाला। जिलाधिकारी ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि गाजियाबाद जिला दिल्ली एनसीआर का अहम जिला माना जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में भी गाजियाबाद का अलग ही स्थान है। ऐसे में गाजियाबाद के लिए उनकी प्राथमिकताएं हेल्थ, एजुकेशन और कृषि होंगी। उन्होंने कहा कि वे जनता के साथ सीधा संवाद करेंगे ताकि जनता और अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल बना रहे और जिले का चहुमुखी विकास हो सके। सेकेंड वेव इस समय जो है वो उसका प्रभाव थोड़ा कम हुआ है, काफ़ी कम हुआ है। तो आगामी तैयारी के लिए जो शासन के निर्देश हैं, जो तीसरी वेव की एक परिकल्पना की जा रही है, उसमें हम फोकस करेंगे। उसमें ख़ासतौर से पीपू वार्ड का निर्माण है, नीपू का निर्माण है और जो एक दिन की राहत के बाद आज फिर देश के कई शहरों में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल में 27 पैसे प्रति लीटर और डीजल में 29 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल 95 रुपये 3 पैसे प्रति लीटर और डीजल 85 रुपये 95 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। वहीं झारखंड के रांची में पेट्रोल 91 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि इस बीच महंगाई को लेकर आम जनता खासी परेशान दिखाई दे रही है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है और हर चीज़ का है। तेल का हो गया, डीजल का हो गया, आपका सिलेंडर गैस का हो गया। आदमी कमाएगा करेगा क्या? एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है, आदमी समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाया जाए। खासतौर से अगर मैं डीजल की और पेट्रोल की बात करूँ तो रोज बढ़ रहा है। ये तो अन्याय है ना, ये अन्याय है। 60 रुपया या 65 रुपया मिलता था तो उस टाइम आदमी को लगता है कि महंगा है। अभी बोलने वाला नहीं है, सब गूंगा बहरा हो गया है। समझे बात, यहाँ पर ये है। ठीक है, आज वो कहाँ है? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने की वजह से आज जितना भी तरह का खाद्य सामग्री हो या किसी भी तरीका का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, उसमें बढ़ोतरी हो रहा है। उसके वजह से महंगाई मार रहा है। अब क्या बोलिएगा, मोदी सरकार को मालूम नहीं है या मोदी सरकार को इस पर काम नहीं करना चाहिए? वो तो चाह रहा है कि भारत की जितना भी जनता है डूब मरे। अरे अगर मार नहीं है तो एक बार में मार दे। थोड़े थोड़े जो मार रहे हैं उसमें फायदा क्या है? बस यही बोला जाएगा कि मतलब जितना महंगाई होते जा रहा है उतना महंगाई में आदमी मार खा रहा है। यूपी के जनपद गौतम बुद्ध नगर में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और उसके तहत दुकानें और बाजार सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलेंगी, जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक बंद रहेगा। डीएम सुहास इलवाई ने बताया कि कोरोना संक्रमण को रोकने के अभियान से जुड़े अग्रिम मोर्चे पर काम कर रहे सरकारी विभागों में पूर्ण उपस्थिति रहेगी और शेष सरकारी कार्यालय अधिकतम 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। इसके साथ ही बताया कि सभी कर्मचारियों को कोविड-19 का प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इस दौरान औद्योगिक संस्थान खुले रहेंगे, जबकि सब्जी मंडियां पूर्व की भांति खुली रहेंगी। रेलवे स्टेशन एवं रोडवेज बस में 2 गज की दूरी, मास्क की अनिवार्यता, सैनिटाइजेशन की व्यवस्था के साथ साथ स्क्रीनिंग, एंटीजन जांच भी की जाएगी और कोरोना से संक्रमित मिलने वाले लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।
एक्टिव केसेस हुई है, अतः 7 जून से सशर्त अनलॉक किया गया है। मैं जनपद वासियों से अपील और अनुरोध करता हूं कि जैसे विगत दिनों में एक्टिव केसेस में कमी आई है, पॉजिटिविटी रेट्स में कमी आई है, अतः आने वाले दिनों में भी अनलॉक के बाद भी हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, पब्लिक प्लेसेस में मास्क पहनना, सैनिटाइजर की इस्तेमाल और हम जहां भी बाहर भी जाएंगे तो वहां समस्त प्रोटोकॉल का पालन करना आवश्यक है। इसी कड़ी में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मार्केट्स सुबह 7 से शाम को 7 बजे तक खुलेंगी। वीकेंड की जो कर्फ्यू है तथा नाइट कर्फ्यू है वो यथावत जारी रहेगी और जो भी मार्केट्स है वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग का तथा मास्क पहनना ये अनिवार्य होगा। प्राइवेट ऑफिसर्स को भी निर्देशित किया गया है कि किसी भी लक्षण युक्त व्यक्ति को वो प्राइवेट ऑफिसर्स में काम करने नहीं देंगे। प्रत्येक इंडस्ट्री में भी और प्राइवेट ऑफिस में भी कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। सरकारी दफ्तर में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स जहां है। तो वहीं यूपी के जनपद बहराइच का मानचित्रीकरण कराने की दिशा में जनपद की तहसील नानपारा के विकासखंड नवाबगंज अंतर्गत ग्राम पंचायत बसंतपुर कालिका और रामनगर सेमरा में ड्रोन से सर्वे किया गया। आपको बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में अंतर्गत गांव का मानचित्रीकरण कराया जा रहा है, जो अपनी एक अलग पहचान है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का लाभ इस ड्रोन सर्वे के माध्यम से पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। ये जो ड्रोन सर्वेक्षण हो रहा है इस समय बहराइच जिले के नानपारा तहसील में मैं इस समय काम कर रहा हूँ। तो ये जो ड्रोन सर्वेक्षण हो रहा है ये भारत सरकार की एक योजना है, स्वामित्व योजना, जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं और ये हमारे उत्तर प्रदेश के विभिन्न कई जिलों में जो है काम कर रही है। इस योजना में जो संपत्ति होती है गांव वालों की, जो आबादी के अंदर मतलब जो गांव के अंदर आबादी का क्षेत्र होता है उसका जो है ये हम लोग मानचित्रण कर रहे हैं। तो उसका मालिकाना हक कार्ड के रूप में प्रदान किया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। और इससे जो है कई फ़ायदे हैं। जो हमारी पंचायत हैं, पंचायत द्वारा जो कर संग्रह करना है ये बहुत आसान हो जाएगा और जो उससे आमदनी होगी उससे ग्रामवासियों का ही जो है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस का अजीब मामला सामने आया है। बता दें कि इस हॉस्पिटल में ब्लैक फंगस के 42 मरीज भर्ती हैं। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ब्लैक फंगस के भर्ती मरीजों को शनिवार को एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगाया गया था। यह इंजेक्शन संक्रमण को रोकने के लिए ब्लैक फंगस से पीड़ित मरीजों को लगाया जाता है। इस इंजेक्शन को लगाते ही वार्ड नंबर 27 मरीजों की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें फीवर और उल्टी की शिकायत होने लगी। इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधन ने अन्य मरीजों को इंजेक्शन लगाने पर रोक लगा दी और बीएमसी के मीडिया प्रभारी डॉक्टर उमेश पाटिल ने बताया कि मरीजों को शासन की तरफ से भेजे गए एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन लगाया गया था। उसके बाद मरीजों की तबीयत बिगड़ने लगी। आनन फानन में इंजेक्शन पर रोक लगाते हुए सभी को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट शुरू किया गया। प्रबंधन का दावा है कि अब मरीजों की हालत सामान्य है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हमारे न्यू कर्माइकोसिस वार्ड में वर्तमान में 42 मरीज भर्ती हैं। बीएमसी को प्रदान किए जा रहे एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन 27 मरीजों को आज शाम लगाए गए। इंजेक्शन लगाते ही माइल्ड एडवर्स रिएक्शन जैसे कि माइल्ड फीवर, सिवरिंग, वॉमिटिंग हुआ। इंजेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोका गया। अधीक्षक एवं अधिष्ठाता महोदय के निर्देशन में सभी विषय विशेषज्ञों ने मरीजों का सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट किया है एवं बताया है कि सभी मरीजों की स्थिति स्थिर है। घबराने या डरने की आवश्यकता नहीं है। एम्फोटेरेसिन बी के इंजेक्शन के विकल्प में जो भी महत्वपूर्ण दवाइयां हैं वह मरीजों को दी जा रही हैं एवं वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सभी मरीजों का बेहतर से बेहतर। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद जहां नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों को कार्यभार सौंपा गया है और कोरोना काल में बेरोजगार हुए गरीब तबके के लोगों को मनरेगा के तहत रोजगार देने का आदेश दिया गया, लेकिन गांवों में कराए जाने वाले विकास कार्यों में अनियमितता बरती जा रही है। सोनभद्र में बंधी के निर्माण कार्य में मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार न देकर पोकलेन जेसीबी मशीनों से काम कराया जा रहा है, जिससे गरीब तबके के लोगों पर रोजी रोटी का संकट मंडरा रहा है। नया प्रधान है जो जीतने के बाद तुरंत हुआ है। अच्छा, किस चीज से हुआ है? 2-4 आदमी में कुछ जेसीबी लगा है उसमें, कुछ तो जो है कि लेबर से काम का। अच्छा, अब तैयार हो गई बंधी, पानी स्टॉक हो रहा है? पानी उस जा रहा है, पानी के बंद है। पानी के नाली से गड्ढा खाना था ना, जो पानी के पाइप फेंका तो जो खाई बना दिया भर दिन भर छाती वो खाई।
उधर हरियाणा के सहकारिता और अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जिला भाजपा कार्यालय परिसर में अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना के 10 शादीशुदा जोड़ों को 2.5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि की चेक बांटे। वहीं डॉक्टर बनवारी लाल इस मौके पर नवयुगलों को शुभकामनाएं और आशीर्वाद देते हुए कहा कि समाज से जात पात के जहर को मिटाने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री सामाजिक समरसता अंतर्जातीय विवाह शगुन योजना समाज की बेहतरी के लिए उठाया गया है, एक बेहतरीन कदम है। बीपीएल का अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो परिवार पहचान पत्र की जो योजना शुरू की है, इसके तहत हर परिवार अपनी इनकम खुद डिक्लेयर करेगा और उस डिक्लेरेशन के बाद सरकार उसकी वेरिफिकेशन करवाएगी और वेरिफिकेशन के बाद जिन परिवारों के 1,80,000 से कम इनकम है उनको वो सब सुविधाएं मिलेंगी जो बीपीएल के परिवारों को मिलती है और जो ज़्यादा पैसे वाले या ज्यादा इनकम वाले इन्होंने जो बेनिफिट ले रहे थे वो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। तो सब देखो ये जो समय है ना, ये कोविड का समय, ये एक महामारी का समय है और इसमें मैं तो यही अपील करूंगा सभी राजनीतिक दलों से कि इस दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके हम इस बीमारी से कैसे निपटें, कैसे इससे पार पाएं, इसमें काम करना चाहिए। और सरकार, केंद्र की सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वो वैक्सीन सभी प्रदेशों को उचित मात्रा में दे और जिस तरह की जो रिपोर्ट आ रही है कि भाई वेस्टेज कर दी या कोई कहीं गिरा दी या पानी में बहा दी, ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ऐसा। यूपी पुलिस को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब फिरोजाबाद के शिकोहाबाद से एक बदमाश को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने नगर के एटा रोड पर एफसीआई गोदाम के पास से 20,000 के एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस को अभियुक्त की तलाशी में एक तमंचा, कारतूस मिले हैं। पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है। वरिष्ठ उप निरीक्षक संजय कुमार को सूचना मिली कि SC/ST एक्ट और गैंगस्टर की धाराओं में वांछित 20,000 का एक इनामी एटा रोड एफसीआई के पास भागने की फिराक में खड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस ने अभियुक्त की घेराबंदी करते हुए दबोच लिया। पुलिस को अभियुक्त की तलाश में 315 बोर का एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने लाई, जहां पर उससे पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। तो यूपी के हाथरस में एसडीएम ने छापामार कार्रवाई करते हुए एक अवैध रूप से चल रही फैक्ट्री को सील कर दिया है। फैक्ट्री में अवैध रूप से कांच का और खाद्य सामग्री का काम चल रहा था, जिससे नाबालिग बच्चों द्वारा काम भी लिया जा रहा था। गुप्त सूचना के आधार पर एसडीएम के साथ खाद्य विभाग और के अधिकारी पुलिस ने छापा मारकर ये कार्रवाई की है और फैक्ट्री को सील कर दिया है। आरोप है कि फैक्ट्री मालिक के पास फैक्ट्री चलाने तक का कोई लाइसेंस नहीं था। आज जलेसर रोड सासनी पर एक फैक्ट्री के बारे में शिकायत की गई। यहाँ पर चाइल्ड लेबर काम कर रही है और इनके पास लाइसेंस नहीं है, तो वही मौके पे जांच की गई तो जांच सही पाई गई। यहाँ पर बाल श्रमिक काम कर रहे थे और अभी तक इनके द्वारा अपने कागजात नहीं दिखाए गए हैं, इस वजह से इसको सील करने की प्रक्रिया की जा रही है। किस चीज़ के आइटम बन रही है? खाद्य पदार्थ तक। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां भैरवगढ़ थाना प्रभारी सतनाम सिंह ने बताया कि मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि केडी प्लस ग्राम में साबुन फैक्ट्री के पास जहरीले शराब बनाने का काम चल रहा है। सूचना मिलने के बाद टीम के साथ दबिश दी गई तो 40 लीटर के 12 कैन मिले हैं और इसके साथ ही शराब बनाने में उपयुक्त होने वाली अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। हाँ, ये मुखबिर की सूचना मिली थी, ये केडी प्लेस गांव में साबुन फैक्ट्री के पास में और कोई इस तरह का कुछ सूचना तो मिली थी, कोई जहरीली और इस तरह से नकली शराब और आपका कुछ कारोबार का कुछ ऐसा सिलसिला है यहाँ पे चल रहा है, तो हम सोच के उस सूचना पर से यहाँ आए थे। सोशल मीडिया ग्रुप पर चल रही कमेंट वॉर जमीन पर आमने सामने की लड़ाई में बदल गई। शनिवार शाम लाइनपारा मझोला स्थित मंडी समिति में 2 गुट भिड़ गए। एक गुट के युवकों ने बाइक सवार 3 दोस्तों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और बमबाजी भी की। वहीं हमलावर युवक मौके से भाग गए हैं। तीनों घायल दोस्तों को आनंद फानंद जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां से एक युवक को गंभीर हालत में कॉस्मॉस अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है। फायरिंग और बम की आवाज से क्षेत्र में दहशत फैल गई है।
कि मंडी समिति थाना मझौला में गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसमें मौके पे जब पुलिस पहुंची तो एक लड़के के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई। उसे हॉस्पिटल में अभी इलाज के लिए एडमिट कराया गया है। इसमें जानकारी की जा रही है पूरे प्रकरण के बारे में, किस प्रकार हुआ है। इसमें अभी तक एक लड़के का नाम आ रहा है। यूपी के बदायूं में वैक्सीन को लगवाना है देश को कोरोना मुक्त बनाने जैसे हैं। दरअसल दातागंज तहसील क्षेत्र के ग्राम प्रसिद्धपुर में टीकाकरण कैंप का आयोजन किया गया। प्रधान और कोटेदार की मदद से 40 व्यक्तियों ने टीकाकरण करवाया। इस दौरान टीकाकरण के साथ मच्छरदानियों का भी वितरण किया गया। टीकाकरण में ग्रामीण ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जी, जो लोग टीकाकरण करा चुके हैं उनमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, जनता से आप कोविड के बारे में जो वैक्सीन लग रही है उसके क्या अपील करेंगे? जनता से मैं कोविड-19 के बारे में यही अनुरोध करूंगा कि आगे चलकर वो भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। आम आदमी पार्टी हरियाणा के सह प्रभारी और राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता के नेतृत्व में बढ़ड़ा हलका में आम आदमी पार्टी पंचायती चुनाव बड़ी ही मजबूती के साथ लड़ेगी। यह बात आम आदमी पार्टी के हलका अध्यक्ष राकेश चंद्रवास ने कही है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग का भला चाहती है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज किसानों के साथ भी आम आदमी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर हर प्रोग्राम में खड़ी नजर आती है। आज प्रदेश के अंदर किसानों की दशा बहुत ज्यादा खराब है। 6 महीने से ज्यादा किसान शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे हैं। 400 से ज्यादा किसान अपनी शहादत दे चुके हैं। जिस दिन भी भाजपा सरकार किसानों के लिए तीनों काले कानून डेथ वारंट के रूप में लेकर आई थी, उसी दिन से लेकर आज तक आम आदमी पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क से लेकर संसद तक लड़ाई लड़ रहा है। हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसी पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसका हरियाणा का नेतृत्व कर है राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में। पंचायत चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी अपना हर प्रत्याशी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतारेगी और चुनावी मैदान में जीत हासिल करके पंच, सरपंच, पंचायत समिति और जिला परिषद और नगर परिषद के चुनाव में हम सब साथी जी तोड़ मेहनत करके आज बालडा पदाधिकारियों से लंबा विचार विमर्श होने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमारे राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता जी के नेतृत्व में। दमदार समाचार लगातार में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। सुरक्षा अपना कर सुरक्षा चक्र बनाना है। 18 साल की उम्र हो, युवा हो या बुजुर्ग हो, एक पल भी सोचे बिना ये मौका नहीं गंवाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। टीका लगने के बाद भी सुरक्षा को अपना कर भी मास्क फिर भी लगाना है। 2 गज की दूरी निभाना है। सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूँगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा दर्द या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए।
चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दमदार समाचार लगातार में आगे बढ़ेंगे। यूपी के झांसी जिले के नवाबगंज नवाबाबाद थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक को गोली मार दी है, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में उसे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। नवाबाबाद थाना प्रभारी के अनुसार परिजनों ने बताया कि इसी दौरान वहां बाइक सवार 2 बदमाश आए और उन्होंने लखन चंदेल को गोली मार दी, जिससे वह घायल हो गए। गोली चलने की सूचना पर पहुंचे पुलिस ने घायल को उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां से उसे लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया। तो वहीं उसी विवाद के कारण घटना को अंजाम दिया गया है। हमले का आरोप बबलू बताया जा रहा है। थाना नवाबाद क्षेत्र में अभी एक सूचना मिली थी तत्काल कि एक व्यक्ति को गोली मार दिया गया। मौके पे सारे अधिकारी पहुंचे हैं और जिसको गोली लगी है वो उसे पेट की तरफ से गोली लगी है साइड से, वो यहाँ से मेडिकल कॉलेज। उधर हरियाणा में पलवल जिले के गांव घुड़ावली में दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर ससुरालियों ने एक विवाहिता को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। उटावड़ा थाना पुलिस ने मृतका की मां की शिकायत पर पति समेत 8 नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच अधिकारी एएसआई सुभाष ने बताया कि नूह जिले के महलका गांव के रहने वाली फरीदा ने शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माता की शिकायत दर्ज है। शिकायत की है कि हमारी लड़की से बिल्ला की पति देवर वगैरह घर परिवार के रिश्तेदार दहेज के लिए परेशान करते हैं। इन्होंने 5 तारीख को 4 को मारे पीछे कल आए तो इन्होंने लड़की को देखा गई मर्द अवस्था इस दहेज के चक्कर में। क्या कार्रवाई की जा रही है? मुकदमा दर्ज कर पोस्टमार्टम कराया। उत्तर प्रदेश के मथुरा में पुलिस ने वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को हाईवे क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही से चोरी की 10 मोटरसाइकिल बरामद की हैं और पुलिस ने तीनों वाहन चोरों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर जेल भेज दिया है। हाईवे थाना पुलिस के मुताबिक लंबे समय से जिले में सक्रिय वाहन चोर गैंग के 3 सदस्यों को पाली खेड़ा चौराहा से गिरफ्तार किया गया है। थाना हाईवे जनपद मथुरा की पुलिस द्वारा आज 3 वाहन चोर गिरफ्तार किए गए। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा, जिनके पास से 10 अदद मोटरसाइकिल जो विभिन्न जगहों से चोरी हुई थी और इन लोगों ने एक जगह संकलित करके रखी थी, पुलिस द्वारा बरामद की गई। तीनों अभियुक्तों को, जिनका नाम क्रमशः सतीश, अजय। तो यूपी के हमीरपुर में मामूली विवाद को लेकर कहासुनी हो गई है और आखिर में खूनी संघर्ष में यह कहासुनी तब्दील हो गई। पूरा मामला जरिया थाना क्षेत्र के इंदरपुरा गांव का है, जहां मामूली विवाद में दबंगों ने फायरिंग कर दी, जिसमें 2 सगे भाइयों को गोली मार दी गई। विवाद में दोनों भाई गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं हालत गंभीर देख मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों पक्षों में क्रिकेट खेलने के चलते विवाद हुआ था, जिसमें दबंगों ने अवैध असलहे से फायरिंग कर दी और जिसमें 2 भाइयों को गोली लग गई। घटना की सूचना पर जैसे ही घायलों के पिता आनन फानन में मौके पर पहुंचे तो दबंगों ने उनकी भी लाठी डंडों से पिटाई कर उन्हें अधमरा कर दिया। बहरहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। उनने गोली मार दी। गाँव के थे 4-5 लोग, मैंने गौर से निकाल और 10-12 लोग बैठे। किससे लड़ाई हो गई थी? जयप्रकाश की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। शाम को हमने कहा इसको बुलाओ, इसने कहा है नाम, हमारा नाम लिया था। उसने गुंडे बुला दिए और गाँव के थे 5-6 जने, उन्होंने
देश में कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, जिसके चलते देश में सभी जगहों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। वहीं कोरोना से बचाव के लिए लोगों को एकमात्र विकल्प के तौर पर नजर आ रही है तो वो है वैक्सीन। वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स की माने तो 100% वैक्सीनेशन से कोरोना को मात दी जा सकती है, जिसके चलते लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। वहीं लोगों को जागरूक करने के लिए ट्रक ड्राइवर भी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के भोपाल में ट्रक ड्राइवर लोगों को जागरूक करने के लिए अपने अपने वाहनों के पीछे बैनर और जागरूक करने के लिए ट्रक के पीछे स्लोगन लिखकर प्रचार कर रहे हैं। गौरतलब है कि ट्रक ड्राइवर्स की ये पहल सराहनीय पहल के तौर पर उभर कर सामने देखी जा रही है। इससे फायदा ये होगा साहब, हम पूरे एमपी में जाएंगे कि लोगों में जागरूकता आएगी, वैक्सीन के प्रति जागरूकता आएगी साहब। जो लोग वैक्सीन नहीं लगवा रहे ये प्रचार होगा साहब, तो इससे क्या है कि लोगों का डर खत्म होएगा साहब, और लगाना चाहिए वैक्सीन, जरूरी है वैक्सीन। महामारी है, इसी महामारी की चक्कर। तो आपको क्या लगता है ये स्लोगन लगाने से लोग अवेयर होंगे? होना तो चाहिए साहब, जागरूकता आएगी, जागरूकता आएगी। कैसी पहल है ये? बहुत अच्छी पहल है साहब, ये पहल होती रहनी चाहिए, होती रहनी चाहिए साहब। तो उत्तर प्रदेश का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बाराबंकी पुलिस ने मुख्तार से बांदा जेल में पूछताछ के बड़ा एक्शन लेते हुए आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने आनंद यादव और शाहिद पर 25,000 और मुजाहिद पर 20,000 का इनाम घोषित किया है। इन तीनों अपराधियों का मुख्तार अंसारी से सीधा कनेक्शन साबित होने के बाद से ही पुलिस को इनकी तलाश है। वहीं दूसरी तरफ इस मामले में उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद बाहुबली विधायक माफिया मुख्तार अंसारी की पेशी अब बाराबंकी में शुरू होगी। कोर्ट ने एम्बुलेंस के फर्जी कागजात से रजिस्ट्रेशन कराने के मामले में 14 जून को कोर्ट में तलब किया है और इसके लिए प्रभारी मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नंद कुमार ने भी वारंट जारी किया है। कोर्ट में पुलिस ने बताया है कि एम्बुलेंस मामले में फर्जी पते से पंजीकरण में मुख्तार अंसारी की संलिप्तता सही है। कोतवाली नगर में एक मुकदमा लिखा गया था 369/21 जो फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे एम्बुलेंस के रजिस्ट्रेशन से संबंधित था, जिसमें मुख्तार अंसारी और उसके अन्य साथियों द्वारा फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पे रजिस्ट्रेशन कराया गया था। उसमें कुछ अपराधी गिरफ्तार हुए थे जो इस पूरे षड्यंत्र में शामिल थे। उसमें एक अपराधी जो मुख्तार अंसारी है वो बांदा जेल में बंद है, जिसमें हमारी टीम ने 29/5/21 को वारंट भी तलब कराकर उसका बयान बांदा जेल में जाकर के लिया था। उसके बाद यहाँ पे माननीय न्यायालय द्वारा इसको 14/6/21 को तलब किया गया है। यहाँ से वारंट बना है इसका। 14/6/21 को कोशिश करेंगे कि यहाँ न्यायालय में ला करके इसका बयान कराया जाए और इसके अन्य साथी जो हैं 3 वांछित अभियुक्त आनंद यादव, मुजाहिद खान और शाहिद के ऊपर इनाम घोषित किया गया है। सभी यूपी के मुरादाबाद में पाक बड़ा स्पेयर पार्ट्स की दुकान का संचालन करने वाले व्यापारी को अगवा कर उनकी हत्या कर दी गई है। आरोपियों ने हत्या करने से पहले व्यापारी की पत्नी से फोन करवाया और नौकर के माध्यम से 4 लाख रुपए बतौर मंगवा लिए। इसके बाद व्यापारी का मोबाइल फोन बंद हो गया। अनहोनी की आशंका में घिरे परिजनों ने पुलिस को सूचना दी तो उनकी तलाश शुरू की गई। पुलिस मोबाइल लोकेशन के जरिए व्यापारी की तलाश में जुटी थी और इसी बीच शनिवार रात व्यापारी का खून से लथपथ शव बिजनौर जनपद के शिवहरा थाना क्षेत्र में सड़क किनारे पड़ा मिला। व्यापारी के सिर में गहरी चोटों के निशान थे। जानकारी के मुताबिक पाकड़बड़ा थाना क्षेत्र के शनिवार का बाजार निवासी कुलदीप गुप्ता अपने परिवार के साथ मझोला के मिलन विहार में रहते थे। कुलदीप गुप्ता के 2 भाई पाकड़बड़ा स्थित पैतृक घर में ही रहते हैं। कुलदीप नाम के व्यक्ति की मिसिंग रिपोर्ट लिखाई थी उनके परिवारजनों ने, जिसमें बताया था कि वो अपने दुकान से एक बाइक पे बैठ करके चले गए थे हॉस्पिटल और बाद में उन्होंने अपनी पत्नी को फ़ोन करके नौकर के माध्यम से 4 लाख रुपए लाए थे, जो कि दुकान पर ही आकर के एक व्यक्ति लेकर के गया था। जब इनका फ़ोन नहीं लगा दोपहर के बाद तो उसमें इनकी पत्नी ने शिकायत किया। परिवारजन इनके थाने पे मिसिंग रिपोर्ट लिखाने के लिए आए। बाद में उसको FIR में तरमीम कर दिया गया था तत्काल और पुलिस टीम लगी हुई थी इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि इनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। लोकेशन इनकी बिजनौर ज़िले में प्राप्त हुई और अगले दिन शाम को पता चला एक डेड बॉडी जिसकी पहचान इनके रूप में की गई जो मिसिंग थे। इसमें पुलिस टीम लगी हुई। दमदार समाचार लगातार में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।
यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। कम